नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और सिलॉग हम लोग देख रहे हैं और आज सिलॉग की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कंसेप्ट वगैरह डिस्कस किए थे, जिसमें हमने दो कीवर्ड्स पे काम किया था, ऑल पे और सम पे। हमने वहाँ पे तीन तरह के मेथड्स को देखने की कोशिश की है, जहाँ पे हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत काम का नहीं है। और थर्ड, हम लोग वहाँ पे 150 मेथड्स की भी बात कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बचा हुआ जो नन, नो और सम नॉट है, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इधर और के केसेस पे, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर हम लोग फ्यू, एटलीस्ट, मेनी, बाकी के जो कीवर्ड्स हैं उन पे भी काम करने वाले हैं, वो फोर्थ लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस लेक्चर की। देखिए, हम लोगों ने अगर हम बात करें अब यहाँ पे नो एक्स आर वाई, तो नो एक्स आर वाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर हिंदी का मतलब क्या हो जाएगा, कोई एक्स वाई नहीं है, यही बात है। अब अगर वेन डायग्राम की बात करें तो देखिए वेन डायग्राम कैसा होगा, ये एक्स है और ये है वाई, दोनों में आपको दिख रहा है कि कोई भी रिलेशन नहीं है। तो नो एक्स आर वाई का ये डायग्राम बनेगा हमारा। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो दोनों में कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होगा। अब अगर 150 मेथड्स की बात करें तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। ऑल में हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए 100 और 50 दो नंबर्स अलॉट किए थे। फिर हम लोग सम की अगर बात करें तो सम पर हम लोग सब्जेक्ट के लिए 50 अलॉट किए थे और प्रेडिकेट के लिए भी 50 अलॉट किए थे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नो एक्स आर वाई। देखो, सब्जेक्ट के लिए 100 और प्रेडिकेट के लिए भी 100 अलॉट कर रहे हैं। अब बस ये नंबर्स ध्यान रखना, ये नंबर्स बड़े काम के हैं, है ना। और 150 मेथड भी बहुत यूजुअल है और बहुत आसानी से काम में आता है। बाकी मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट्स वहां पे डिस्कस किए थे कि जब आप अगर वो 4 से 5 पॉइंट्स ही ध्यान रखो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं वहां से, है ना। बहुत डिटेल में जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको ये सारी चीजें। तो आपको इतनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने फिर से एक बार अगर डिस्कस कर दूं यहाँ पे, तो ऑल का मतलब क्या हो गया भाई साहब, सभी। तो सभी के लिए मैंने दो नंबर डिस्कस किए आपसे, 100 सब्जेक्ट के लिए और 50 प्रेडिकेट के लिए। फिर मैं अगर बात करूं आगे सम का मतलब क्या हो गया, कुछ के लिए मैंने फिर दो नंबर आपसे डिस्कस किए, 50-50, है ना। तीसरा जो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं क्या है, वो नो एक्स आर वाई, यानी कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहां पे मैंने दो नंबर आपसे दिखाए, कौन कौन से, 100 एंड 100। बातें समझ में आ रही हैं। अब चौथा, अच्छा वेन डायग्राम आप इसका ध्यान रखिए। चौथा अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सम एक्स आर नॉट वाई, यानी कुछ एक्स वाई नहीं है। अब देखिए, सम एक्स आर वाई और सम एक्स आर नॉट वाई के वेन डायग्राम्स में फर्क क्या है, लोग बोलते हैं सेम है, बहुत बड़ा फर्क है। जरा देखना, सम एक्स आर नॉट वाई का मतलब क्या हो गया कि ये वो एक्स हैं, ये वो एक्स हैं जो वाई नहीं है। बात समझ में आ रही है। और इसमें कोई भी ओवरलैपिंग केस नहीं बनता है भाई मेरे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ओवरलैपिंग केस सम के केस में बनता है, सम नॉट के केस में कोई भी ओवरलैपिंग केस नहीं बनता है। क्लियर है। मैं आपको चलिए लगे हाथ सम का भी केस दिखा देता हूं। सम के केस में हम लोगों ने ऐसा देखा था, लेकिन ये वाला जो पोर्शन था ये था सम एक्स आर वाई, और ये वाला जो ब्लैकिश मैंने यहाँ पे शेडेड किया है, ये पोर्शन है सम एक्स आर नॉट वाई। बात समझ में आ रही है। यानी वाई के रीजन, ये वाई का रीजन है ना पूरा, ये वाई का रीजन है, इस वाई के रीजन से बाहर जितने भी हैं वो सारे एक्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक्स और वाई दोनों के कॉमन रीजन की बात कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरा, इसमें ओवरलैपिंग केस भी बनता था, यानी एक्स और वाई का ओवरलैपिंग केस भी बनता था, किसमें, सम एक्स आर वाई में। क्लियर है ना। तो सम एक्स आर नॉट वाई में ओवरलैपिंग केस नहीं बनता है। क्लियर है इतनी बात, ये बात ध्यान रखो थोड़ी सी आप पहले यहां पे। चलो, अब अगर मैं इनके मेथड्स की बात करूं तो 150 में मैंने सब्जेक्ट को दिया है 50 और प्रेडिकेट को दिया है 100। देखो मेरे साथ ध्यान रखो, ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। 150 मेथड्स ऐसा मेथड है जो वास्तव में वेन डायग्राम को भी कभी कभी
पीछे करता है, फेल करता है। अच्छा होता क्या है ना, लोग बोलते हैं कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन हो जाता है और 150 से क्वेश्चन सारे नहीं हो पाते हैं। मैं तुमको हर एक केस कराऊंगा, वेन डायग्राम से भी कराऊंगा, 150 से भी कराऊंगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि 150 से क्वेश्चंस हो जाते हैं या 150 से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है, अगर मुझे 150 आता है तो मैं बोलूंगा वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं होगा, अगर मुझे वेन डायग्राम आता है तो मैं बोलूंगा 150 से क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं तुमको दोनों करा रहा हूं क्योंकि मुझे दोनों आता है ना। तो दोनों ही इफेक्टिव हैं और दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं जल्दबाजी की बात करूं, जल्दी करने की बात करूं, तो मोस्ट ऑफ यानी अगर 90% केसेस की बात करूं तो 90% केस में आपका 150 जो है ना वो बहुत कारगर होता है। बाकी वेन डायग्राम भी अच्छा है, मेथड कोई भी खराब नहीं है, दोनों ही मेथड्स अच्छे हैं। क्लियर है। मैं एक बार फिर से आपके सामने नंबर्स लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नंबर्स को बोलते रहिए, आपको नंबर्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैं अगर ऑल की बात करूं तो ऑल के लिए मैंने आपको 2 नंबर्स बताए थे, कौन कौन से, 100 पहला वाला, 50 दूसरा वाला। फिर मैंने आपको बताया कौन सा, सम वाला। सम के केस में मैंने आपको 2 नंबर्स बताए, कौन से, 50-50। देखो सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब आधा आधा कर दो, बस समझ में आई। फिर मैंने आपको बताया नन। नन के केस में मैंने आपको क्या बताया था, नन के केस में मैंने आपको बताया था 100-100, यानी नन एक ऐसा केस है, कोई नहीं वाला एक ऐसा केस है जिसमें 100-100 दोनों को अलॉट करना है। और चौथा मैंने आपसे भी डिस्कस किया कौन सा, सम नॉट। सम नॉट के केस में मैंने आपको क्या बताया 50-100, ऑल 100-50, सम नॉट 50-100, सम 50-50, नन 100-100। फिर से बोलो, ऑल 150, नन जो है 100-100, ठीक। 50-50 होगा सम और सम नॉट होगा 50-100। क्लियर है बात। अपने मन में इसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलो, ये आपको नंबर्स ध्यान रखने। देखो 2 सेकंड में सिलॉग है किसी की औकात तो करा के दिखा दे, मैं तुमको कराऊंगा। देखो मैं खुद एग्जाम देता हूं और ऐसा नहीं कि सारे मेथड्स मैंने इजाद किए हैं, मैं भी बहुत जगह पे पढ़ता हूं, बहुत सी बुक्स मैंने लगाई हैं, बहुत सी चीजों को मैंने देखा है, लेकिन जो चीजें आपके सामने बेस्ट है मैं आपके सामने वो रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो वेन डायग्राम भी अच्छा है, 150 भी अच्छा है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल लेवल के एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें 150 जो है वो बहुत कारगर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखो एक बात और, 1-2 क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। रिवर्स स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, रिवर्स स्टेटमेंट में देखो ऑल यहां भी है, ऑल यहां भी है। पेंस सब्जेक्ट था और मार्कर प्रेडिकेट था। यहां पे देखो मार्कर सब्जेक्ट हो गया और पेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, यानी एक्सचेंज हो गई ना प्लेस एक दूसरे की। और कब बताया था, जब ऑल की कंडीशन लिखी थी। और मैंने ये बोला था आपसे कि अगर ऑल है तो ऑल की कंडीशन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं तो वो रिवर्स स्टेटमेंट कहलाते हैं। लेकिन ऑल की कंडीशन में बताया था भाई, मेरे सारी कंडीशंस में नहीं बोला था, ऑल की कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऑल की कंडीशन में स्टेटमेंट लिखा है और कंक्लूजन में ऐसा आपको कंक्लूजन दे रखा है तो सीधे सीधे बोलो ये डेफिनेट नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। हाँ ये पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है ना। लेकिन मैंने आपको सम, नो वन, नन इनके केस में नहीं बोला था ये सब करने को, ठीक है। केवल रिवर्स स्टेटमेंट ऑल के केस में ध्यान रखना है। और क्या क्या मैंने आपको बताए थे पॉइंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेरा कंक्लूजन भी कैसा होगा भाई मेरे, पॉजिटिव होगा। बोलो बात समझ में आई। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी कैसा, पॉजिटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आई। ऑल अगर कहीं स्टेटमेंट में लिखा है तो उसका कंक्लूजन सम हमेशा ट्रू होगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था पिछली क्लास में, यही मान लो ऑल पेन्स आर मार्कर लिखा है और अगर यहां पे कंक्लूजन में लिख दिया जाए सम पेन्स आर मार्कर, है ना, या फिर उल्टा लिख दें सम मार्कर्स आर पेन, तो दोनों ही सही हैं। ऑल अगर हमारे पास स्टेटमेंट में है तो उसका कंक्लूजन सम हमेशा सही होगा। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। देखो अब मैं आपसे वो सारी चीजों की डिमांड रखूंगा जो आपको अभी तक मैंने पहली और दूसरी क्लास में आज तक बताया है। बत्ती को खुला रखो और देखो सिलॉग बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, सिलॉग बहुत इजी होता है।
हवा बना रखा है। देखो एक सीधी सी बात है यार, अगर मैं तुमको एक एथिक्स बताऊं ना, अगर मैं तुमसे ये बोल दूं बहुत इजी है यार रीजनिंग, खुद ही से पढ़ लोगे, तो कोचिंग बंद हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कोचिंग चलाने के लिए ना एक डर का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिना कोचिंग करके तुम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बस टाइम ज्यादा लग सकता है। आपको वो सारी चीजें खुद से बनानी पड़ेंगी जो कोई और पहले वो कर चुका है और आपको दिखा देता है, आपको दे देता है। आपको केवल उस ढर्रे पे मेहनत करनी होती है ना? बस इतना सा फर्क होता है गुरु, और कोई फर्क नहीं होता। चलो अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं क्वेश्चंस की, जरा ध्यान से देखना मैं किस तरह से ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूं, कैसे मैं चीजों को यहां पे टैकल कर रहा हूं। चलो स्टेटमेंट, पहले मैं वन स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको 2 स्टेटमेंट भी इसी में कराऊंगा, और कल हम लोग करेंगे 3 स्टेटमेंट भी। प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस की टेंशन तुम मत लो, तुम केवल कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं और उनको तुम अप्लाई कर पा रहे हो यानी, बस इस पर ध्यान दो। और वीडियो को पॉज कर दो और पहले अपने आंसर निकालो, जो अभी तक तुमने पढ़ा है उसको तुम अप्लाई करो, यहाँ पे अपने आंसर निकालो और फिर मेरे आंसर देखो, और देखो क्या चमत्कारिक प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। बाबा हकीम भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। चलो, सम बॉयज आर गर्ल्स। अब बताओ, अगर मैं सबसे पहले सम की बात करूं तो सम का क्या होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट? 50-50 होता है, यानी भाई साहब बॉय जो है वो 50 होगा और गर्ल्स भी क्या होगी, 50 होगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 2 स्लॉट हैं इनकम के, एक तो 100 है और एक 50 है, 100 में से मैं क्या क्या खर्च कर सकता हूं? मैं 100 में से 100 पूरा खर्च कर सकता हूं, 100 में से 50 खर्च कर सकता हूं। मैंने आपको 2 ही वैल्यू बताई है, 100-50। लेकिन 50 में से मैं केवल और केवल 50 खर्च कर पाऊंगा, 100 खर्च नहीं कर पाऊंगा। तो जहां 100 है वहां तो मुझे चेक ही नहीं करना, चाहे मैं 100 खर्च करूं चाहे मैं 50 खर्च करूं, उसके लिए तो हर एक चीज ट्रू हो जाएगी, उसको तो चेक ही नहीं करना। चेक किसको करना है? चेक करना है मुझे 50 वाले को। लेकिन अब यहाँ पे देखो, सम बॉयज आर गर्ल्स, तो यहाँ पे बॉयज भी 50 है और गर्ल्स भी 50 है, और मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो पहली बात ये, आप बताओ ये स्टेटमेंट कैसा है भाई मेरे? पॉजिटिव है? कहीं पे ना नुकुर वाली बात दिख रही है? नहीं, है ना? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है भैया, तो इतना बताओ क्या इसका कंक्लूजन कभी नेगेटिव होगा? कभी नहीं हो सकता। अगर कभी नहीं हो सकता तो ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, नॉट लिखा है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ठीक, पहली चीज मैंने आपसे बताया था, अभी तो मैं अप्लाई ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैंने पहले ऑप्शन से एलिमिनेट किया, क्या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से हटाया केवल एक। अब बताओ, अब यहाँ पे लिखा है सम, क्या मैंने आपको कल की क्लास में नहीं बताया था कि सम अगर स्टेटमेंट में है तो उसका कंक्लूजन ऑल कभी नहीं हो सकता? अगर स्टेटमेंट में सम है तो उसका कंक्लूजन ऑल कभी नहीं हो सकता। बताओ, सम यहां पर है, क्या ऑल वाले कंक्लूजन सही होंगे? नहीं। ईच गर्ल्स, गर्ल्स नहीं हो सकता यहां पे, और ये आर गलत है, ईच गर्ल इज बॉय। अब बताओ, ऑल और ईच, एवरी सब एक ही तो है, यानी कि ये भी गलत है भाई। जैसा ऑल वैसा ईच, ऑल का मतलब सभी, ईच का मतलब प्रत्येक, हर एक। तो बताओ, 3 स्टेटमेंट तो मेरे भाई साहब ऐसे निकल चुके। अब एक बचा है, सम गर्ल्स आर बॉयज, सम बॉयज आर गर्ल्स और सम गर्ल्स आर बॉयज। मैंने ये यहां पे इसलिए रखवाया भी है कि आप कहीं इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाओ कि स्टेटमेंट में मेरा लिखा है सम बॉयज आर गर्ल्स और कंक्लूजन में लिखा हुआ है सम गर्ल्स आर बॉयज। तो आप कहीं ऐसा ना बोल दो कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक दूसरे का स्थान चेंज कर रहे हैं। ये कब बताया था रिवर्स स्टेटमेंट? जब मैंने बोला था यहां पे सम नहीं क्या होगा, ऑल होगा, तब ये बोला था मैंने। सम के केस में गलत मत कर देना, सही लिखा है। कैसे सही लिखा है देखो, बॉयज 50 गर्ल्स 50, सम गर्ल्स ये भी 50 ये भी 50। भाई सम लिखा है ना, सम के केस में ये कितना हो जाएगा, 50-50। अब 50 में से बॉय 50 खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता?
गर्ल्स 50 में से 50 खर्च कर सकती कि नहीं कर सकती? कर सकती हैं, तो बिल्कुल सही है। क्लियर हो रही बात? आओ इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं। सम बॉयज आर गर्ल्स, कैसे डायग्राम बनाओगे आप? आप बनाओगे, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई, और ये डिनोट कर देगा किसको? सम बॉयज आर गर्ल्स को, और इसका एक ओवरलैपिंग केस बन जाता है, ये वाला। बोलो, बनता है? अब बताओ, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, यहां पर ये सब सम बॉयज हैं जो गर्ल्स नहीं है। पहले वाले में तो सही है, लेकिन दूसरे में एक भी बॉय ऐसा दिखा दो जो गर्ल्स की कैटेगरी के बाहर जा रहा हो। ऐसा कोई भी बॉय नहीं है। एक में सही है, एक में गलत। इसका मतलब ये केस कैसा है? गलत है। दूसरा कह रहा है ऑल बॉयज आर गर्ल्स, जितने भी बॉय हैं दूसरे वाले केस में देखो वो सभी गर्ल्स हैं। दूसरे केस में सही है, लेकिन पहले वाले केस में क्या सारे के सारे बॉयज गर्ल्स हैं? नहीं, गलत है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा, सम गर्ल्स आर बॉयज, ये कुछ गर्ल्स हैं, ये सब जो बॉयज नहीं है, लेकिन ये कुछ गर्ल्स हैं जो बॉयज हैं। तो भाई सम गर्ल्स आर बॉयज यहां से सही हो रहा है। यहां पे भी कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो बॉयज के रीजन में है, ये भी सही हो रहा है ना? इसका मतलब ये भी सही है, ये भी क्या सही है? यही सही है। और ईच गर्ल्स आर बॉयज, भाई ईच गर्ल, क्या ये गर्ल बॉय है? क्या ये वाली गर्ल बॉय है? क्या ये वाली गर्ल बॉय है? नहीं, यहां गलत है। एक में गलत मतलब डेफिनेटली गलत, ये रॉन्ग। बताओ, आंसर यही आया। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं और समझो जरा इस बात को। कह रहा है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। मैं रुको थोड़ा कलर चेंज कर लूं। देखो, ऑल कीवर्ड जहां आता है उसके साथ क्या लगता है हमारा? 150, यानी टीचर हो गया 100 और इंजीनियर हो गया 50। पहले अब ये बताओ आप कि क्या मुझे इस स्टेटमेंट को देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? रॉन्ग हो गए। समझ में आ रही बात? अब 3 बचे हैं। आप बताओ, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल के केस में अगर सम दिख जाए तो बिना सोचे सही मार सकते हैं। ऑल के केस में सम अगर कहीं दिख रहा है तो वो हमेशा सही होगा। क्लियर? अब देखो, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, अब यहां पे ऑल इंजीनियर्स आर टीचर, कीवर्ड ऑल है। टीचर, इंजीनियर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज हो गए तो रिवर्स स्टेटमेंट केवल ऑल की कंडीशन में बताया था, और बताया था कि ये कभी सही नहीं हो सकता, तो पहला गलत। क्या मैंने कोई भी मेथड अप्लाई किया? मैंने केवल वो पॉइंट्स अप्लाई किए जो मैंने आपको बताए थे। अब मेथड अप्लाई करने चल रहे हैं, जरा देखना ध्यान से। मेरे बताए तरीकों से करो, बड़ा काम आएगा। इसमें जितना दिमाग तुमको लगाना है लगाओ, जितनी खुराफात करना चाहते हो इसमें करो। कैसे भी क्वेश्चंस करो, गलत क्वेश्चंस करो, लेकिन करो वही तरीके से। देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 150 से। ऑल टीचर्स, टीचर्स कितना हो जाएगा 100 और इंजीनियर्स कितना हो जाएगा 50। चलो पहले तो ये बताओ, इसको तो हटा ही दें, ये तो नेगेटिव है, कर ही नहीं सकते इसको। अब बताओ, टीचर्स को क्या मुझे चेक करने की जरूरत है? भाई टीचर्स 100 है और 100 वाले को तो हम चेक ही नहीं करते ना। क्यों चेक करें भाई? 100 है, या तो वो 100 खर्च करेगा या वो 50 करेगा, दोनों ही पॉसिबल है। तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें? मुझे किसको पकड़ना है? इंजीनियर भाई साहब को। और ये जो कौम है ना, ये कौम बड़ी बेदर्द कौम होती है, इसीलिए इसको पकड़ो। इंजीनियर्स 50। चलो पहले वाले में देखते हैं। ऑल के बाद अगर कुछ लिखा गया तो उसको 100 लिखेंगे और दूसरे वाले को 50 लिखेंगे। अब बताओ, इंजीनियर्स यहाँ पे कितने हैं? 50। यहां पर कितने इंजीनियर्स? 100। ये 50 की कमाई में से 100 खर्च कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अब देखो, इंजीनियर भाई साहब यहां पे कितने? सम के केस में ये कितना होता है? 50-50। कोई दिक्कत? सम के केस में ये भी कितना होता है? 50-50। तो क्या कोई दिक्कत हुई? भाई इंजीनियर भाई साहब 50 में से 50 खर्च कर रहे हैं, चाहे यहां खर्च करा लो चाहे यहां खर्च करा लो, कर तो वो 50 ही रहे। और टीचर भाई साहब वो तो 100 कमा रहे हैं, जो 100 कमाता है उसको तो मैं छेड़ना ही नहीं है। बताओ, ये दोनों सही हुए कि नहीं हुए? आओ वेन डायग्राम से दिखाता हूं इसी चीज को आपको।
ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। अब बताओ ये टीचर्स और ये इंजीनियर्स, तो क्या ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स पहला डायग्राम बन गया हमारा। दूसरा डायग्राम क्या ओवरलैपिंग का बनता है, बोलो पहले का। अच्छा इसको तो डायरेक्ट कर दें, ऑल इंजीनियर्स आर टीचर्स। अब बताओ क्या सारे ये इंजीनियर क्या टीचर है, क्या ये इंजीनियर टीचर है, नहीं ना, तो सारे इंजीनियर टीचर थोड़ी ना हुए, इसमें तो गलत है। हाँ यहां सही है, यहां पे जितने भी इंजीनियर लोग हैं सारे के सारे टीचर हैं, एक जगह गलत एक जगह सही, इसका मतलब ये केस कैसा डेफिनेटली गलत है। सम टीचर्स आर इंजीनियर्स। आप बताओ ये टीचर इंजीनियर है, ये टीचर इंजीनियर है, ये टीचर इंजीनियर है, सब है, ये टीचर इंजीनियर है, ये है, ये है, दोनों जगह सही, इसका मतलब ये गलत, ये सही। सम इंजीनियर्स आर टीचर। आप बताओ ये इंजीनियर टीचर नहीं है, लेकिन ये इंजीनियर, ये टीचर भी है इंजीनियर भी है, ये टीचर भी है इंजीनियर भी है, ये टीचर भी है इंजीनियर भी, एक भी सही हुआ तो सही सम, इसका मतलब ये सही। तो बताओ यही दोनों तो सही हुए। क्लियर हो रही बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नन वाले केस में अगर मैं बात करूं, नन ए आर बी। अब बताओ नन के केस में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों ही 100 होते हैं, ये 100 ये 100। अब सबसे पहली बात तो मुझे इतना बताओ गुरु कि अगर मैंने ये केस देखा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये केस कैसा है, नेगेटिव केस है। क्या नेगेटिव केस का आंसर पॉजिटिव हो सकता है, नहीं, ये गलत, ये गलत, ये दोनों तो गलत। अब बचे ये 3, समझ में आ रही बात, आ रही है मजा। चलो अब बताओ ए और बी ये दोनों ही 100 हैं। अब जो 100 कमाएगा या तो वो 100 खर्च करेगा या वो 50 करेगा, तो 100 वाले को तो हम चेक ही नहीं करते यार, उसके केस में तो सब सही होते हैं। आप बताओ 100 वाले केस में फिर तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, चेक क्यों करना। अरे समझ रहे हो बात, कभी देखा था ऐसा कुछ सॉल्व करते हुए किसी को, नहीं। दिखाओ अब बताता हूं फिर से क्या किया मैंने यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि नन के केस में ये दोनों कितने होते हैं, 100 होते हैं, और मैंने आपको बोला 100 वाले को तो चेक ही नहीं करना, वो तो हमेशा ट्रू रहेगा। तो अब बताओ ये दोनों तो पॉजिटिव नहीं है, तो गलत हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो नन के बाद भी जो भी आएगा वो भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। अब बताओ ए 100 है बी 100 है, तो ये 100 खर्च कर रहे हैं दोनों, क्या दिक्कत है, सही है। सम के केस में कितना होता है 50, सम नॉट है 50 और ये 100, तो बताओ ए 50 कर रहा है, भाई कमा 100 रहा है, 50 करे चाहे 100 करे क्या फर्क पड़ता है। बी कमा 100 रहा है, ये 100 खर्च कर रहा है, दोनों सही है। सम बी आर नॉट है, ये करेगा 50, अब ये करेगा 100। तो 100 अगर मेरी इनकम है तो मतलब मुझे कुछ चेक ही नहीं करना भैया, वो तो हमेशा ट्रू है, उसमें क्यों टाइम पास करना है। इसका सीधा सा मतलब है बिना देखे बोलो ये तीनों सही हैं और ये दोनों कैसे हैं, गलत हैं। समझ में आ रही। अब मुझे इतना लग रहा है कि तुमको वन स्टेटमेंट में काम करना आ गया होगा, है ना। और अगर अभी भी दिक्कत है तो बताना, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके बाद। अभी तो 4 कंसेप्ट के लेक्चर होंगे ना, दूसरी क्लास है, तीसरी चौथी क्लास भी कंसेप्ट की होगी, और 5वीं क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन धुआंधार डिस्कस करना है ना। चलो अब बताओ 2 स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं यहां पे, तब क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं। अच्छा मुझे इतने की उम्मीद है तुमसे कि तुमको इतनी अंग्रेजी आती होगी, है ना। ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। ऑल बी आर सी, सभी बी जो है वो सी है। अब देखो 2 तरह के कंक्लूजन होते हैं भाई यहाँ पे। कंक्लूजन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला होता है डायरेक्ट कंक्लूजन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन वो होता है जो केवल एक ही स्टेटमेंट से, भले ही कई सारे स्टेटमेंट लिखे हों, लेकिन एक ही स्टेटमेंट से आंसर दे दे, यानी वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। और इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें 2 या अधिक, 2 और मोर स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं जरा समझो इस बात को, इसको हटा रहा हूं जरा देखना ध्यान से। देखना भाई, अब बताओ
ऑल ए आर बी, ये मेरा पहला स्टेटमेंट था, यानी इसमें ए और बी के बारे में रिलेशन है। अब बताओ क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये जो तीन स्टेटमेंट हैं इसमें केवल बी ए बी ए है? यानी इन तीनों की अगर मैं बात करूं और मैं बोल दूं कि अगर मेरे पास ये दूसरा स्टेटमेंट नहीं होता तो भी मैं इनको आंसर कर देता, तो क्या मेरी बात गलत थी? अगर मैं ये बोलूं आपसे कि पहला स्टेटमेंट ही मुझे दिया है और मुझे ये तीन कंक्लूजन दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और मैं बोलूं कि अगर मुझे दूसरा स्टेटमेंट नहीं भी दिया होता तो भी मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता था पहले, दूसरे, तीसरे कंक्लूजन का। सीधी सी बात है भाई, ए और बी के बारे में रिलेशन है, दूसरे में तो बी सी के बारे में रिलेशन है ना। अब दूसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले का आंसर देखो, मैं क्या यहां पे 4, 5, 6 को डायरेक्टली कर सकता था? यानी कि मुझे पहला स्टेटमेंट अगर दिया हो तो मैं डायरेक्ट 1, 2, 3 का आंसर कर दूंगा। अगर मुझे दूसरा स्टेटमेंट दिया हो तो मैं डायरेक्टली 3, 4, 5, 6 का आंसर कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये स्टेटमेंट्स मेरे कैसे हैं? ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर? मतलब एक सेंटेंस दो, काम खत्म। अभी आओ देखते हैं जरा यहां पे। चलो, ऑल ए आर बी, पहले मैं पहले स्टेटमेंट को पकड़ता हूं। बताओ, ऑल ए आर बी, ऑल का मतलब ये ए 100 और बी कितना? 50। बोलो, बात क्लियर? अब बताओ ये पहला स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो भाई ये तीनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, है ना। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो आओ बताते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ये तो रिवर्स स्टेटमेंट हो गया ना। क्यों? क्योंकि ऑल लिखा है, गलत। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए, मैंने आपको अभी बताया था ऑल के केस में सम हमेशा ट्रू होगा। दूसरे और स्टेटमेंट की बात करते हैं। ऑल बी आर सी, स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये तो भाई 100 होंगे और ये 50 होंगे भाई साहब। पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये गलत। और ऑल के केस में सम वाले हमेशा सही, छूने नहीं है कुछ, खत्म आंसर। समझ गए? लेकिन अगर ए और बी का, बी और सी का रिलेशन एक एक स्टेटमेंट में है, लेकिन मैं बोल दूं ए और सी का स्टेटमेंट क्या होगा? देखो यहां पे, और अब इस बात को समझना है गुरु। ऑल ए आर बी वही है पूरा का पूरा स्टेटमेंट, बस मैंने यहां पे कुछ चीजों को बदल दिया है। मैंने कंक्लूजन में ए और सी को भी ला दिया है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? ऑल ए आर सी, ऑल सी आर ए, यानी ए और सी का रिलेशन है। तो सबसे पहली बात तो आपको 2 पॉइंट्स यहां पे ध्यान रखने। देखो पहला पॉइंट क्या है? कॉमन टर्म ढूंढो दोनों स्टेटमेंट में। क्या ढूंढो? कॉमन टर्म। तो आप बताओ दोनों में कॉमन टर्म क्या यहां पे बी है? बी है। स्टेटमेंट का आंसर ही तब निकलेगा जब कॉमन टर्म चाहे दोनों में 100 हो, चाहे दोनों में से किसी एक में 100 हो। अगर दोनों में से किसी एक में भी 100 नहीं हुआ तो स्टेटमेंट का आंसर नहीं निकलेगा। जैसे यहां पे देखो मैंने क्या लिखा? ऑल ए आर बी, तो बी कितना है यहां पे? 50 है, और यहां पे ऑल ये कितना है? ये 100 है। तो एक में मुझे 100 मिल गया ना कॉमन टर्म में। अगर ये 100 मिल गया, इसका मतलब कि इसका आंसर निकलेगा, इनका रिलेशन ए और सी का स्टेब्लिश होगा। और अगर कुछ ऐसा लिख दिया गया, तो जैसे मान लो यहां पे लिख दिया गया होता, पहले वाले में तो यही लिखा होता, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं जरा समझना, ऑल ए आर बी, और यहां ऑल की जगह पे लिखा होता सम बी आर सी। पहले तो इसको समझ लो जरा। अगर कॉमन टर्म की बात करें तो बताओ यहां पे बी है, यहां पे भी बी है, यहां पे बी कितना है? 50 है। यहां पे सम के बाद जो भी आएगा सब 50 आएगा। अब बताओ बी 50 है, इसका मतलब रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होगा किसमें किसमें? ए और सी में। तो पहली कंडीशन रिलेशन स्टेब्लिशमेंट की ही यही है कि रिलेशन तभी स्टेब्लिश होगा जब कॉमन टर्म में चाहे वो दोनों में 100 हो, चाहे वो किसी एक में 100 हो।
तो लेकिन यहां पे तो ये बी 50 और यहां भी बी कितना है 50 है, इसलिए अगर ये मेरे स्टेटमेंट्स होते तो मेरी ये चारों आंसर गलत थे। मैं ए और सी के बारे में कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? चलो, लेकिन है कुछ उल्टा, है कुछ उल्टा। यहां पे ऑल के बाद बी क्या है, देखो अब मैं अगर नंबरिंग करूं तो ये हो गया 100, ये हो गया 50, यहां पे ये कितना है, ये है 100 और ये है 50, है ना। तो अब देखो कॉमन टर्म जो बी है वो 100 है, इसका मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है, रिलेशन काम करेगा। अब मैं इसके बाद क्या ढूंढता था कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना। दो स्टेटमेंट हैं, अब देखना जरा यहां पे ध्यान से, दो स्टेटमेंट है मेरे पास। यदि मेरे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव, समझे। दोनों स्टेटमेंट अगर मेरे पॉजिटिव हैं तो मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव। एक भी स्टेटमेंट अगर मेरा नेगेटिव हो गया तो मेरा कंक्लूजन नेगेटिव। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, इसलिए मेरा कंक्लूजन भी कैसा है, नेगेटिव। चाहे पहला वाला नेगेटिव हो जाए, दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाए, आंसर कितना हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों ही कंक्लूजन मेरे नेगेटिव हो गए, सॉरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कि इसको आंसर में हम बना ही नहीं सकते, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। इनके बीच में कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो क्या बताया मैंने आपको, पहले तो ये बताया कि कॉमन टर्म ढूंढना है। कॉमन टर्म की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो चाहे दोनों जगह पे चाहे किसी एक जगह पे 100 हो। अगर 100 नहीं है तो रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कैसे चेक करते हैं। अगर दो स्टेटमेंट हैं और दो के दोनों पॉजिटिव तो मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव। और अगर दो स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों नेगेटिव है तो भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब लेकिन ये स्टेटमेंट्स मेरे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं दोनों, इसका मतलब मेरा कंक्लूजन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो भाई साहब ये सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सबकी, चलो ऑल ए आर बी। अब बताओ ए यहां पे कितना है, 100, तो क्या मुझे ए को 100 वाले को चेक करना है, नहीं। तो भाई ये ए को तो मुझे चेक ही नहीं करना, ए चाहे जहां भी हो, क्योंकि अगर ए 100 है तो 100 के अंदर ही तो 100 और 50 खर्च करेगा। मुझे किसको चेक करना है, मुझे सी को चेक करना। बताओ सी कितना है, 50 है। ऑल ए आर सी की मैं बात करूं तो ए यहां पे होगा 100 और सी होगा 50, ये पहला वाला सही है। ऑल सी आर ए की बात करूं तो ये सी कितना हो जाएगा, 100, ये गलत। सम के केस में कुछ चेक करना है, नहीं, क्योंकि सम के केस में चाहे इसको लो तब भी 50, इसको लो तब भी 50, यानी कौन कौन सा, पहला, तीसरा, चौथा सही और दूसरा कैसा, गलत। बात समझ में आ रही है? आओ दूसरे क्वेश्चन से फिर से समझाता हूं। सम ए आर बी, ऑल सी आर बी। पहले तो ये समझते हैं कि कॉमन टर्म क्या है और रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। बताओ सम के केस में दोनों ही 50-50 होते हैं। ऑल सी आर बी, सी कितना है यहाँ पे 100 और बी कितना हो जाएगा 50। कॉमन टर्म क्या है, बी, बी कितना है यहाँ 50, यहाँ कितना है 50। बी कॉमन टर्म वो भी 50 हो गया। अगर 50 हो गया तो क्या रिलेशन स्टेब्लिश होगा, कभी नहीं होगा। ए और सी के बीच में नो रिलेशन, तीनों गलत, समझे। ऐसी ट्रिक्स हैं भाई साहब ये। चलो थोड़ा सा बदल दिया, देखो सम ए आर बी, ये 50, ये 50, ऑल बी आर सी, ये 100, ये 50, बी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे बी कितना है 100 है। इसका मतलब एक कॉमन टर्म 100 हो गया, रिजल्ट निकलेगा। तो चलो बताओ ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हैं। अब बताओ ए 50 है और सी भी 50 है, इसका मतलब केवल सम वाला केस सही हो सकता है, ऑल वाला केस गलत है, क्योंकि सम वाला केस ही 50-50 हो सकता है। तो बताओ यहां पे भी अगर मैं देखूं तो ए और सी 50-50 सही, यहां भी ए और सी 50-50 सही, लेकिन दूसरा कैसा, गलत। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऑल के केस में ए तो सही 100 हो जाएगा ना, और सम के केस से ऑल का केस फाइंड नहीं कर सकते। आओ कुछ और कंक्लूजन लेते हैं। ऑल ए आर बी, अब बताओ ऑल के केस में ये कितना 100 और ये कितना 50।
नन के केस में दोनों ही 100-100 भाई, बी 50 बी 100, रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, आंसर निकलेगा। अब बताओ पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा वाला कैसा है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव। कंक्लूजन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब आंसर उसका पॉजिटिव नहीं हो सकता, पांचवा गलत, बस पांचवा गलत है और कोई नहीं ना, पांचवा गलत। अब चलो बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। चलो नन के केस में अब जाओ, ए कितना है 100 है, तो क्या ए को चेक करेंगे, नहीं। सी कितना है 100 है, क्या सी को चेक करेंगे, नहीं। भाई किसी को चेक ही नहीं करना है, ना तो ए को चेक करना है और ना ही सी को चेक करना है। बात समझ में आ रही है, ना ए को चेक करना है और ना सी को चेक करना है। लेकिन एक मिनट जरा रुक जाना भाई मेरे, यहाँ पे ए सी का रिलेशन, यहाँ पे ए सी का रिलेशन, यहाँ पे ए सी का रिलेशन, यहाँ ए सी का रिलेशन, लेकिन यहाँ रिलेशन कुछ और हैं। ये थोड़ा सा, एक मिनट रुको रुको रुको, देखो ये कितना है, ये है 100, ये कितना है 50, ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100। बी यहाँ पे 50 बी यहाँ 100, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा और आंसर निकलेगा। इतना क्लियर है। देखो अगर मैं बात करूं ऑल ए आर बी और नन बी आर सी, तो ये देखो ये पांचवा और छठा स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्ट है ना सोल्यूशन हमारा, किससे किससे है, ये ए और बी का रिलेशन जो कि मेरा पहला स्टेटमेंट से ही देगा, और ये सी और बी का है जो कि मेरा दूसरा स्टेटमेंट देगा। बाकी ये जो चार हैं ये तुम्हारे क्रॉस वाले हैं, इनडायरेक्ट वाले हैं। तो पहले आओ पांचों छठे को कर लेते हैं। अब बताओ ऑल ए आर बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि अगर ऑल ए आर बी है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि मैं बोल सकता हूं कि ऑल के केस में सम वाला हमेशा ट्रू होगा, इसलिए पांचवा ट्रू है। ये मैंने क्यों गलत नहीं किया, क्योंकि ये भाई साहब जान रहे हो क्या, ये इनडायरेक्ट है, ये केवल और केवल पहले स्टेटमेंट से मिलेगा। छठे की बात करूं नन सी आर बी, नन सी आर बी, अब बताओ नन के केस में ये भी कितना होता है, 100-100 होता है, इसका मतलब ये भी सही है, पांचवा छठा तो सही है। अब बात करते हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे की। अब बताओ ए कितना है 100, सी कितना है 100, क्या चेक करना पड़ेगा, नहीं। 100-100 के केस में ए और सी को क्यों चेक करेंगे, ए सी यहां भी सही, यहां भी सही, यहां भी सही, यहां भी सही, चारों सही। ऐसे ही टाइम बचता है। अच्छा वेन डायग्राम देखना चाहते हो उसमें, आओ दिखाता हूं। ऑल ए आर बी, ये ए और ये बी, ऑल ए आर बी, और नन बी आर सी, और बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो गया सी। तो अगर बी का सी से रिलेशन नहीं तो ए का भी सी से रिलेशन नहीं है भाई, ए तो बी के अंदर है ना। तो ये मेरा पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम अगर मैं बोलूं तो भाई एक तो ओवरलैपिंग केस बनेगा ए और बी का, और सी दोनों से क्या है, डिफरेंट है, हट गया। पहला नन ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है, सही बात है। नन सी आर ए, कोई भी सी ए नहीं है, दोनों जगह पे देखो सही हो रहा है। सम सी आर नॉट ए, या सम ये कुछ सी हैं जो ए नहीं है, यहां भी कुछ सी हैं जो ए नहीं है, सही। सम ए आर नॉट सी, यहाँ पे कुछ ए हैं जो सी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ ए हैं जो सी नहीं है, चौथा सही। सम ए आर बी, ये कुछ ए हैं जो बी हैं, यहाँ भी कुछ ए हैं जो बी हैं। नन सी आर बी, कोई भी सी ऐसा नहीं है, ये कोई भी सी ऐसा नहीं है जो बी है, यहाँ भी कोई भी सी ऐसा नहीं है जो बी है, सारे सही है। लेकिन अब इसमें तुम्हें बनाना पड़ेगा, उसमें तुम्हें बनाने की झंझट नहीं करनी थी, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया भाई। तो आज इतनी प्रैक्टिस करिए, कल हम लोग दूसरे केसेस को लेकर आएंगे, और इस पर पहले आप अच्छे से काम कर लीजिए कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते, कैसे क्वेश्चंस करेंगे। और जितने क्वेश्चंस हैं सब इकट्ठे कर लो, परेशान मत हो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तुम्हारे, इवन वो बैंक लेवल ही क्यों ना हो, कोई भी लेवल हो, धड़ल्ले से सॉल्व करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।